नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। परिचय दे दीजिए। जो आज का कार्यक्रम था उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। मेरा नाम संजोग सिंह है और मैं आगरा गोपालपुरा का निवासी हूँ। और आज जो हमने यहाँ बैठक लगाई, आगरा बौद्ध परिषद, एक दिवसीय आगरा बौद्ध परिषद थी, जिसमें हमने जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य श्री दयासागर बौद्ध जी को आमंत्रित किया, क्योंकि दयासागर बौद्ध जी पिछले 15 वर्ष से बौद्धों के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो आंदोलन है बौद्धों की पहचान का। इस देश में जब हमारी कोई हस्ती नहीं थी, इस देश के समाजों की कोई हस्ती नहीं थी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, तब बाबा साहब ने 1956 में यह आंदोलन दिया। अब यह आंदोलन बीच में क्यों निष्क्रिय रहा, वो बात की बात है, उस पर बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन दयासागर सर ने उस पहचान को दोबारा देने का काम किया। बाबा साहब ने पहचान दी 1956 में, तो दयासागर सर ने ये पहचान देखी कि संविधान में आज भी हमारी पहचान आर्टिकल 25(2) के अंतर्गत हिंदू के रूप में है। जैन, सिख, बौद्ध उसमें हिंदू के रूप में आते हैं। तो दयासागर सर और उनसे पहले के कुछ और साथी थे, उन्होंने लगातार इस पर जो है संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका दायर की। और 2017 में इसका हमें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इसका उत्तर मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जो है बौद्धों का कानून बनाया जाए, क्योंकि इसके लिए लगातार प्रयास चलता है। क्योंकि बौद्धों का कोई कानून नहीं था, बौद्धों का कानून नहीं है, क्योंकि हम हिंदू कानून के अंतर्गत आते हैं। तो जब तक इस देश में जिन लोगों की हस्ती नहीं थी, उन लोगों को जब तक संवैधानिक पहचान भी नहीं मिलेगी, अभी तो हम सामाजिक पहचान में भी पूरी तरह से नहीं उतरे हैं, लेकिन अगर कानूनी पहचान मिल जाती है तो ये दबाव होगा उन लोगों पर भी जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, ब्रिटाइट्स कहते हैं, या किसी भी संप्रदाय जुड़े हुए हैं, तो उन पर दबाव होगा कि वो प्राचीन संस्कृति से जुड़ें, वो अपनी पहचान को पता कर पाएंगे और संवैधानिक और सामाजिक तौर पर उद्देश्य हो पाएंगे। इस देश की उनमें उनकी पहचान मिलेगी। एक तो ये आज का हमारा एक मेन कार्यक्रम था, उद्देश्य था, जिसको सर ने बड़े अच्छी तरह से बताया। इसके साथ साथ 2021 से आगरा में पाली भाषा परीक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ये साल में 2 सत्र इसके लगते हैं। 1 जून का सत्र लगता है, 1 दिसंबर का सत्र लगता है। और इसमें पाली भाषा भाग 1, पाली भाषा परीक्षा का कार्यक्रम 2021 से आगरा में चल रहा है। और ये एक जन आंदोलन है जो दयासागर सर ने शुरू किया, और पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति के माध्यम से ये कार्यक्रम 2017 से पूरे देश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और इसके आसपास के राज्यों में ये जन आंदोलन के रूप में पाली भाषा क्लासरूम में पढ़ाई जाती है। साल में 2 बार सत्र होते हैं, जून और दिसंबर में। लोग परीक्षा देते हैं, स्टूडेंट भी परीक्षा देते हैं, और उनको परीक्षा के बाद उनका प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो उनको उनके रोज़गार में भी बहुत सहायक होता है। इसके साथ साथ इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ऑनलाइन क्लास लखनऊ से सर चलाते हैं लगातार, और ऑफलाइन क्लास के रूप में आगरा में ही हमारे 4 सेंटर हैं। एक गोपालपुरा में, एक पश्चिमपुरी में विजेंद्र सिंह बौद्ध जी देखते हैं, तीसरा सेंटर जो है सुरजन सिंह बौद्ध जी टीनकी नगला में देखते हैं, और यहाँ निराइच में जो है हरिचरण लाल जी और नारायण सिंह बौद्ध जी जो है यहाँ पर टेढ़ी बगिया क्षेत्र में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं पाली भाषा को पढ़ाने के लिए, और उनकी पहचान, क्योंकि भाषा के रूप से हमारी एक पहचान निकलती है, इतिहास निकल रहा है, साहित्य हमारा उसी भाषा में। तो जब तक हम अपनी भाषा के माध्यम से नहीं चलेंगे तो हम अपने इतिहास की तरफ नहीं पहुंच सकते। सम्राट अशोक का सारा जो इतिहास है वो पाली में लिखा हुआ है, बुद्ध की वाणी सारी पाली में है। तो पाली को दोबारा से जीवित करना ये बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य था, कि हम सब लोग पाली सीखें, अपने इतिहास की तरफ जाएँ। तो यही बौद्ध बनने का हम कार्यक्रम समझ सकते हैं। तो यही हमारा आज के 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, और जो लोग पास हो गए थे उन्हें बौद्ध पाली भाषा के परीक्षा सर्टिफिकेट प्रदान किए। जो पाली भाषा है, वो जो आपका जो मिशन है, मतलब जन जन तक किस तरह से आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए, पाली भाषा बुद्ध काल की प्राचीन भाषा है, प्राचीन संस्कृति की भाषा है। यूनेस्को ने 2006 में भारत सरकार से ये जानकारी चाही थी कि प्राचीन भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो उसके लिए भारत सरकार को 3 इंस्टीट्यूट खोलने पड़े। पहला लखनऊ में पाली भाषा का, प्राचीन भाषा में दिल्ली में संस्कृत का और जयपुर में प्राकृत भाषा का। ये प्राकृत भाषा महावीर स्वामी के काल की भाषा है या उनके वचनों की भाषा है, और पाली भाषा बुद्ध वचन है। संस्कृत वैदिक संस्कृति की भाषा है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने खोले, लेकिन तीनों के मालिक ही ब्राह्मण या वैदिक समाज के लोग ही बना दिए गए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। तो उन्होंने अपने लोगों को वहाँ स्थापित कर दिया। और इसके जब ये बात सामने आई, सार्वजनिक हुई, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि पाली भाषा जो हमारी प्राचीन भाषा है, तो इसको डेवलपमेंट किया जाए और सरकार से इस संबंध में आगे बात बढ़ाई जाए। तो उसके तहत में आज ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम VK सिंह है और मैं समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। सर, आपने पाली के 2 भागों को चयन कर लिया है। क्या लगता है कि पाली जो जन जन की भाषा है और बहुत सारे शब्द हैं जो पाली में बोले जाते हैं, तो क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या है, क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, ये पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति के विकास समिति के बैनर तले ये जो पाली का सिखाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अब हम उसके स्टूडेंट रहे तो हमने ये महसूस किया कि पाली भाषा तो जन जन में बोली जाती है, पर खुद एहसास ही नहीं है कि पाली बोलते हैं। और गाँव में पाली बोलते हैं, जैसे हम इधर लत्ता बोलते हैं, ये लत्ता मतलब अर्थात कपड़ा, तो उसको पाली बोलते हैं। तो आज तक हमें नहीं मालूम था, जब हमने उसको पढ़ा और परीक्षा दी तो मालूम पड़ा कि ये तो भाषा पाली का है। तो अम्मा जैसे अम्मा सुनते थे, मैंने कहा अम्मा क्या है, पर आज मैं मालूम पड़ा जब हमने पढ़ा कि अम्मा जो है माता को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को एहसास नहीं है, पाली तो बोली जाती है, ख़ासतौर से गाँव एरिया में तो ज़्यादा बोली जाती है। और रही बात, देखिए, ये सीखना क्यों चाहिए पाली भाषा कि भगवान बौद्ध और उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो ग्रंथ है, त्रिपिटक है, बड़े बड़े जो व्यवस्था वो है, उनको पढ़ने के लिए पाली भाषा की आवश्यकता है, चूँकि वो पाली में लिखा हुआ है। तो इसलिए अब ये तो समिति तो कर ही रही है, बुद्धिस्ट लोग तो कर ही रहे हैं, पर इसमें सरकार का भी एक सहयोग होना चाहिए। आप देखिए, ये सरकार का पूरा इसमें है कि जो एक ऐतिहासिक और प्राचीन भाषा है, वास्तव में सनातन जो भाषा और सनातन यही है, और सनातन का मतलब जिसका कोई बदलाव नहीं है। आप सोचिए कि उसमें बिल्कुल बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लोग मानेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे, तो उनकी भाषा, व्यवहार, उनका आचरण बदलाव आ जाता है। तो पता नहीं सरकारें ये क्यों नहीं सोच रही कि भाई हमको इस भाषा पे बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों में जागरूक करना चाहिए, और हर जाति और धर्म के लोगों को इसको पढ़ना और सीखना चाहिए। सर, किस प्रकार से जो पाली भाषा है हमारे भारत देश की प्राचीन भाषा, वो अभी तक जो स्लो चल रही है या मतलब जन जन तक नहीं पहुंची है, जो आपका अभियान चल रहा है कि हर घर तक पाली भाषा, तो इसको देखते हुए आप क्या मतलब आगे की योजना है आपकी कि पाली भाषा भारत के जन जन घर तक पहुंचे? देखो, इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्राचीन भाषा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व की भाषा है, और ये इसको सभी लोग बोलते ही हैं, ये नहीं कि हम ही बोलते हैं, हम उन शब्दों को समझ के साथ में बोलते हैं। और लोग बहुत से जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, सभी लोग पाली बोलते हैं। सर, आप उर्दू के अध्यापक हैं, उसके बाद भी पाली सीख रहे हैं, क्या वजह है? जी सर, लैंग्वेज सीखने का मुझे बड़ा शौक़ है। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजों को मैं जानता हूँ और उसको बहुत करीबी से सीखने समझने का मौका इस वजह से मिला कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, अलग अलग नगर बस्तियों में जाते रहे, और वहाँ की जितनी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे मगही हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे छतरपुरी हो, पूर्वी हो, भोजपुरी हो, तो या फिर हमारे उड़िया हो, तो ये लैंग्वेजें हमारे कानों में गूंजती थी।
तो इनको बारीकी के साथ में हमने फिर जब एजुकेशन थोड़ी बढ़ी तो इनको बारीकी से पढ़ना सीखा, और इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि सारी लैंग्वेजें कहीं न कहीं हैं, एक ही भाषा है जिसका नाम प्राकृतिक कह सकते हैं, पाली कह सकते हैं, उसी में से ही ज़्यादातर लैंग्वेज हमारी भाषाएं निकली हैं। आइए अपना नाम बताते हुए और ये जो आप एजुकेशन प्राप्त हुई है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं यहाँ प्रकाश नगर सागर में रहता हूँ। यहाँ पे हमारे संयुक्त सर हैं, ये हमें दयालबाग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि पाली भाषा एक अलग से भाषा पढ़ाई जाती है, जैसे कि बाबा साहब ने कितनी भाषाओं का ज्ञान था, उनको भी अलग अलग भाषाओं का मतलब रुचि था, हर चीज़ का जानने की कोशिश की उन्होंने। जैसे कि सर ने हमको बताया कि ये भी एक भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा है, तो ये भी एक पाली भाषा है, इनको भी पढ़ने की कोशिश करो। इससे अपने मतलब जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सम्राट अशोक के समय में क्या लिखा हुआ था क्या नहीं है, इसमें भाषा में उससे आप समझ सकते हैं। मतलब आप अध्ययन करने के बाद में क्या और करना चाहेंगे? इसका सर ने बताया कि जैसे इसके सर्टिफिकेट होते हैं 3, तो इसका हम और भी मतलब रुचि रखते हैं, इसमें बहुत के बारे में जानकारी मिलेगी हमें, और अलग अलग जगह जाकर हमें उस चीज़ की नॉलेज मिलेगी क्या है क्या नहीं, ये चीज़। पहले अपना नाम बताते हुए और यहाँ क्यों आए? माई नेम इज़ मोहिनी सिंह, आई एम बिलोंग टू मैनपुरी। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने पाली भाग 1 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो हम वही लेने आए थे। तो पाली भाषा मतलब जब आपने अध्ययन किया, पढ़ाई की, तो उसको देखते हुए आप आगे क्या सोच रखती है? पाली भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, और इसके बारे में मतलब बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए जिनको पाली संकल्प दिवस, और कोशिश करें हर साल 14 अक्टूबर जो है पाली संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। पाली दिवस 1 अप्रैल को होता है, तो पाली का संकल्प दिवस यानी कि हमारी जो पहचान है, वहाँ तक जाना है, वो भाषा ले जाएंगे। तो 14 अक्टूबर 2025 पाली संकल्प दिवस। आइए इस बार धम्म दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर 2025 का प्रत्येक विभाग या संस्था में पाली संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। इस बार धम्म दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर 2025 की थीम होनी चाहिए जन जन पाली, घर घर पाली। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अंतिम इच्छा का पालन करने की ओर ये कदम बढ़ाएं। 14 अक्टूबर 1925 के निमित्त 14 संकल्प के साथ, जैसे पहला संकल्प, प्रति रविवार तथा छठी का दिन अवश्य बुद्ध विहार जाए। दूसरा, दिन भर में अधिकाधिक पाली शब्द या कम से कम 10 वाक्य पाली भाषा में बोलने की कोशिश करें। तीसरा, जनगणना के समय जब अभी सेंसस होगा, उसमें पाली भाषा को मातृभाषा या मातृभाषा के रूप में लिखें। जब उसमें कॉलम आएगा ना, तो उसमें मातृभाषा पूछी जाती है। धर्म के कॉलम में अगर कोई सिख है तो सिख लिखेगा, और बौद्ध है तो बौद्ध लिखे, और भाषा क्या लिखे? पाली। सिख को भी कौन सी भाषा लिखनी चाहिए? अगर उनकी गुरुमुखी है, गुरुमुखी अगर उससे भी पहले जाएंगे तो वो भी पाली प्राकृत लिख सकते हैं, कि उसी में से गुरुमुखी निकली है। सारी भाषाएं देश की पाली प्राकृत से निकली है। इसके बाद पाली भाषा एवं साहित्य का के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करें। फिर अगला, अपने बच्चों का पाली भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने समस्त संस्कार पाली भाषा की गाथाओं और सूक्तों के माध्यम से करेंगे। जितने भी संस्कार हैं पाली भाषा से करेंगे। पाली आधारित पर्व, उत्सव या कार्यक्रम का अपना जीवन हिस्सा बनाएंगे।
यानी कि पाली को लेकर के कोई ना कोई उत्सव, जैसे आज के दिन को हम एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं क्योंकि हमारे साथियों ने पाली भाषा परीक्षा पास की और हम सब ने उनको ससम्मान जो है उनको प्रमाण पत्र से सम्मानित किया सबने, तो एक तरह का पाली का उत्सव है। ऐसे हमें पाली को अपने जीवन में किसी न किसी उत्सव में शामिल करते रहना पड़ेगा। आगे पाली की संस्थाओं, संगठन, समितियां अथवा संघ का निर्माण कर प्रचार प्रसार करें, हमें करना पड़ेगा ये काम। इसके साथ पूर्णिमाओं के अवसर पर उपोषण व्रत लें, क्योंकि अगर हम ये उपोषण नहीं शुरू करेंगे तो हमारी माँ बहन बेटियां वही वाले 9 दुर्गे व्रत में फंसी रहेंगी। आज आप देखिए कि उपासक कहते हैं बौद्धों में आज कोई भी उपासक नहीं है या कोई उपासिका नहीं है। उपासक उपासिका बोलते हैं कि जो उपासक है, हम सब भ्रष्ट हैं, हम बुद्धिज्म का पालन नहीं करते, हम भ्रष्ट बुद्धिस्ट हैं, उपासक उपासिका नहीं है। अरे यार, धर्म के संगायन का अपने जीवन में का हिस्सा बनाएं, समय समय पर धर्म संगायन का कार्यक्रम बनाएं। मैं विजय सिंह बौजी से निवेदन करूँगा, हमारे साथी बहुत अच्छा धर्म संगायन करते हैं, सूरज सिंह बौजी बहुत अच्छे कंठ से करते हैं, आप जो है धर्म संगायन के अलग से कार्यक्रम